ये शेर बड़ा मुश्किल से मैंने मारा है और इसको हेड शॉट मैंने मारा है। इस लाइन ने चार्ज किया था और इसको मैंने कोई 30 गज से मारा है। मोस्टली मैंने जी काफ़ी सारे मुल्कों में हंट किया है। अफ्रीका के मैंने ज़ैम्बिया, ज़िम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में यूएस, कनाडा, यूरोप के बहुत सारे मुल्क जिनमें मैंने हंटिंग की है। ये ब्लैस बक है अफ्रीका का, उसके बाद ये इम्पाला है और वो बुश बक है। ये तीनों मैंने साउथ अफ्रीका से हंट किए हुए हैं। इल्लीगल हंटिंग करने वाले वो डिफरेंट जितने मर्जी हरबे कर लें, मैंने अपने मिशन से पीछे नहीं हटना और मैंने गैर कानूनी शिकार को हर सूरत रोकना है। पाकिस्तान में तो जी शेर का शिकार कोई लीगल नहीं है और हमारे पास शेर हैं भी नहीं। पाकिस्तान में कोई इजाज़त नहीं है किसी किस्म की कि आप शेर मार सकें। मैं वाइल्ड लाइफ का म्यूज़ियम एक बनाने जा रहा हूँ। बड़ी कमी महसूस की है कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में कोई वाइल्ड लाइफ के म्यूज़ियम नहीं है। देखें जी, लीगली हमारे पास इजाज़त पाकिस्तान में है लेकिन बहुत कम है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इससे टूरिज़्म बढ़ता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ीशान अजीज़ और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस वक्त एक ऐसे शख्स के घर के बाहर मौजूद हूं जिनका नाम पाकिस्तान के सबसे बड़े शिकारियों में शुमार होता है। मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूं। आज मैं आपको मिलवाऊंगा बदर मुनीर साहब से। ऑनरी गेम वार्डन ऑफ पंजाब भी हैं। वाइल्ड लाइफ और हंटिंग में 25 साल से ज़्यादा का अरसे का जो है वो वसी तजर्बा रखते हैं। आज हम उनसे मिलवाते हैं। आपको हम बताएंगे आज कि उन्होंने अब तक किन किन वाइल्ड एनिमल्स, जिनको हम जंगली जानवर कहते हैं, उनका वो शिकार कर चुके हैं। उन जंगली जानवरों में शेर, हाथी, उसके अलावा हिरन और साथ साथ क्रोकोडाइल भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, मगरमच्छ का भी वो शिकार कर चुके हैं, हाथी का भी वो शिकार कर चुके हैं। हम जब बात करते हैं शिकार की तो हमारे जहन में एक चीज़ जो आती है वो आती है कि शिकार गैर कानूनी है। बदर मुनीर साहब ने आज तक जितने भी शिकार किए हैं तमाम शिकार कानूनी हैं। जिन ममालिक में भी वो शिकार करने गए हैं वहाँ पर उन्होंने हुकूमत से बाकायदा परमिशन ली है, बाकायदा परमिट लिया है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर शिकार किया है, फिर वो चाहे शेर का शिकार हो, हाथी का शिकार हो, हिरन का शिकार हो या फिर मगरमच्छ का शिकार हो। हम आपको मिलवाते हैं बदर मुनीर साहब से और आज हम उनसे सुनेंगे उनके शिकार की दास्तान और देखेंगे कि उनके पास उनके घर में शिकार किए हुए जानवरों में से क्या क्या मौजूद है। आइए। दरवाजे पर बदर मुनीर साहब ने खुद इस्तकबाल किया। ड्राइंग रूम में आमिर मसूद डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ और शाहिद नज़ीर चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट पहले से मौजूद थे। वाइल्ड लाइफ के बारे में एक मीटिंग जारी थी जिसमें पाकिस्तान में जंगली जानवरों और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात हो रही थी। मुझे जी कोई 30 साल हो गए हंटिंग करते हुए और मैं लीगली हंट करता हूँ और दुनिया में जहाँ पर भी लीगल हंटिंग होती है वहाँ पर मैं लाइसेंस लेके और प्रॉपर जो इजाज़तनामा चीज़ें होती हैं, जो कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए मैं हंट करता हूँ। देखिए जी, लीगल हंटिंग वो है कि जो उस मुल्क की हुकूमत जिस चीज़ की इजाज़त दे, और वो बेसिकली एक मैनेजमेंट होती है वाइल्ड लाइफ की कि आपने एनिमल्स की क्वांटिटी उस इलाके में जो आप समझते हैं कि वो उस इलाके के लिए बेहतर है और वो उसमें से जो सरप्लस एनिमल्स होते हैं उनको वो हंट करवाते हैं। जो ओल्ड मेल्स होते हैं, ओल्ड ट्रॉफीज़ होती हैं, उनको वो निकालते हैं, जो वहाँ पर ब्रीडिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं और वाइल्ड लाइफ का कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे होते बल्कि वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मोस्टली मैंने जी काफ़ी सारे मुल्कों में हंट किया है। अफ्रीका के मैंने ज़ैम्बिया, ज़िम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में यूएस, कनाडा, यूरोप के बहुत सारे मुल्क जिनमें मैंने हंटिंग की है। मैंने जी एलिफेंट भी हंट किया है, कुछ लायंस मैंने हंट किए हैं, बफलो,
क्रोकोडाइल, हिप्पो और प्लेन गेम्स में बेशुमार एंटीलोप्स, डियर फैमिली और अलास्का में ब्राउन बेयर भी हंट मैंने किया। मैंने जी 2 शेर मारे हैं टोटल। देखिए जी ये कहने को तो महंगा शौक़ है, लेकिन हमने पाकिस्तान में भी कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप करनी शुरू कर दी हैं। बर्ड्स की ब्रीडिंग हम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी हंटिंग करवा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने इन द टर्म ऑफ आप उनको पैसे दे रहे होते हैं, आप बार्टर सिस्टम भी कर रहे होते हैं कि जी आप हमें इस डियर का शिकार करवा दें, हम आपको फेजेंट शूट करवा देंगे, हम आपको रेड लेग पार्ट्रिज शूट करवा देंगे। तो हम इस तरह के प्रोग्राम भी चलाते हैं और इस तरह हम हंटिंग करते हैं। देखिए जी जो बिग गेम है, अगर आप अफ्रीका में जा रहे हैं और बिग गेम हंट कर रहे हैं तो मिनिमम 14 डेज़ आपको वहाँ रहना पड़ता है। और अगर बिग 5 में भी अगर आप 2 या 3 स्पीशीज़ कर रहे हैं तो फिर वो 21 डेज़ सफारी हो जाती है, उससे पहले आप नहीं आ सकते। जी वहाँ पर बहुत सख्त कानून हैं और जो भी कट ऑफ टाइम होता है हंटिंग का, 1 सेकंड भी प्रोफेशनल हंटर आपको अपनी गन को लोड नहीं रखने देता। और जैसे ही वो कट ऑफ टाइम आता है वो कहता है कि जी आप बुलेट जो है अपनी राइफ़ल से बाहर निकाल लें, क्योंकि अब हंटिंग का टाइम ख़त्म हो गया है। और कानून की बहुत बालादस्ती है और आप बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे कोई काम नहीं कर सकते। लास्ट जी 2 साल पहले मैं गया था अलास्का, वहाँ पर मैंने हंट किया, ब्राउन बियर के लिए मैं गया था और वो बड़ा टफेस्ट था, जहाँ के दिन के 22 घंटे रोशनी होती है और 2 घंटे थोड़ा सा अंधेरा होता है, और वो भी ऐसे जैसे कि दिन की रोशनी ही होती है। और वो बड़ा डिफ़िकल्ट, क्योंकि बर्फ़ें और वहाँ पर आपको फ्लोट प्लेन वहाँ पर जाके छोड़ आता है और आप टेंटों में गुजारा करते हैं और वही कैन फूड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपनी स्टिक्स के साथ स्वाम्प में सारा दिन आप उनको ट्रैक करते हैं और बड़ा मुश्किल हंट है वो। नहीं, अफ्रीका में तो जी वहाँ पर तो फूड की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में आपको खुद खाना खुद कुक करना पड़ता है या कैन फूड इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरा ख्याल है मैं तो शायद आमलेट ही बना सकूँगा या मीट कुक कर सकता हूँ। ये 1-2 डिशेस मुझे आती हैं, बस ज़्यादा नहीं मुझे आती। जब हंटिंग ग्राउंड पे होते हैं तो फिर हमारा कुछ हुलिया कुछ और होता है। जब हम हंटिंग ग्राउंड से बाहर होते हैं तो फिर हम इस होलिये में होते हैं कि ड्रेस पैंट में, सूट्स में होते हैं, और जब हंटिंग ग्राउंड पे होते हैं तो फिर हमारी पूरी किट और हमारी शान ही कुछ और होती है। देखिए जी लीगली हमारे पास इजाज़त पाकिस्तान में है, लेकिन बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे टूरिज़म बढ़ता है। और हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी स्पीशीज़ जो हैं वो हमने कवर की हैं, जो एक्सटेंशन से वापस लेके आए हैं, जिसमें मारखोर है, आइबेक्स है, आपका पंजाब उड़ियाल है। और वो जैसे जैसे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम उसकी इजाज़त भी बढ़ाते जाएंगे। प्रॉपर उसके सर्वेज़ होंगे, सर्वेज़ के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सरप्लस एनिमल कितने हैं और उस एनवायरनमेंट में या उस हैबिटाट में कितने मेल्स की गुंजाइश है और ये सरप्लस हैं उनको निकाला जाएगा। नहीं जी बिल्कुल, ये तो ऐसे ही बना हुआ है। शिकारी हर चीज़ खा लेते हैं जी, दाल भी खा लेते हैं, सब्ज़ी भी खा लेते हैं और शिकार को भी खा लेते हैं। शिकार को ज़रा रगबत से खा लेते हैं। कुछ खाने में शिकार की जो चीज़ें हैं वो बर्ड्स ज़्यादा टेस्टी होते हैं, जिसमें से ये तीतर और सिसी और बटेर, ये इसका गोश्त अच्छा होता है। सिसी और तीतर ऐसी चीज़ है कि जी ये बहुत ज़बरदस्त मीट है, वाइट मीट है और हेल्दी मीट है, और मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है। देखिए जी लेपर्ड के शिकार पे कोई 4 साल पहले मैं गया था जिम्बाब्वे, और 14 दिन के बाद मैं खाली आया। तो एवरी डे हम ब्लाइंड में बैठते थे लेपर्ड के लिए, इंतज़ार के लिए। तो दिन में एक आधी दफ़ा ज़रूर हम पर एलिफेंट जो है वो चार्ज करते थे। जब उनको हमारी स्मेल आती थी तो 40-50 कभी 20 हाथी वो हमारी ब्लाइंड की तरफ चढ़ दौड़ते थे, और उसके बाद हमें वहाँ से दौड़ लगानी पड़ती थी, और दौड़ के फिर हम अपने कैंप पे पहुँचते और अगले दिन फिर जाके वही उसी तरीके से फिर हम ब्लाइंड में बैठ जाते थे। नहीं, कभी किसी सांप ने काटा तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर दुनिया के ज़हरीले तरीन सांप ब्लैक मम्बा अफ्रीका के अंदर और बहुत ही ख़तरनाक सांप पाए जाते हैं। ये तरीका ऐसे होता है जी कि आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ पर किसी कंपनी के थ्रू आप जाते हैं, जिस भी मुल्क में जाते हैं वहाँ प्रोफेशनली
आउटफिटर कंपनीज़ होती हैं, वो आपको एयरपोर्ट से ले लेती हैं, फिर वो आपको जंगल में ले जाती हैं, वही कैंपिंग, खाने पीने का इंतज़ाम, और जब आप जंगल के फॉरेस्ट में जाते हैं तो उनका प्रोफेशनल हंटर आपके साथ जाता है, वो आपको वहाँ के कानून, तरीक़ाकार और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बताता है और आपको कानूनी तौर पे हंट करवाता है। जी बिल्कुल, ये शेरनी असली है और ये साउथ अफ्रीका में मैंने हंट की थी। ये कोई 12 साल पहले मैंने हंट की है। जी इसको ये स्टफ़ हुई भी है और ये उधर साउथ अफ्रीका से ही स्टफिंग हुई भी है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। आउटफिटर्स भी वहाँ पर दुनिया के मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा आउटफिटर्स भी शायद साउथ अफ्रीका में हैं। फिर टैक्सीडर्मी, इसको टैक्सीडर्मिस्ट जो हैं वो इसकी टैक्सीडर्मी करते हैं और बहुत अच्छी टैक्सीडर्मी जो है वो साउथ अफ्रीका में होती है और ये वहीं से स्टफ़ होके आए हुए हैं। इसकी कीमत तो जी कुछ मैं नहीं इसकी बता सकता कि इसकी कोई कीमत मुख्तलिफ़ टाइमों पे जब जितने जानवर सरप्लस होते हैं उस वक़्त इसकी कीमत नीचे आ जाती है, जब जानवर कम होते हैं तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तो इसका ये फार्मूला होता है। मेरे दोस्त हैं जी, बहुत पाकिस्तान के मायनाज शिकारी हैं और हमारा एक ग्रुप है और मोस्टली हम 3-4 दोस्त हैं, जब भी जाते हैं हम इकट्ठे ही जाते हैं। जी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि हर कानूनी शिकार को गैर कानूनी शिकार बना के पेश किया जाता है। ख़ास करके सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा रवाज है कि अगर कोई बंदा थोड़ी सी भी इज़्ज़त पा जाए तो उसकी इज़्ज़त के पीछे लोग लग जाते हैं और कोई तस्दीक नहीं करते कि ये कानूनी किया हुआ है या गैर कानूनी किया हुआ है और उसकी पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक में उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है, उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए कि क्या वो कानूनी है। अगर वो कानूनी है तो मेरा ख़्याल है खुदारा उसको रहने देना चाहिए। ये पेंटिंग जी 2 मारखोर हैं और स्नो लेपर्ड जो है वो उनको चेस कर रहा है और ये एक हमारे बहुत अच्छे मायानाज पेंटर हैं डॉक्टर एहसन कुरैशी, और पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं लेकिन वो शौकिया वाइल्ड लाइफ पेंटिंग्स बनाते हैं और उनका मकसद भी अवेयरनेस है और मैं हमेशा वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस को प्रमोट करता हूँ। ये जी मैंने कोई 2 लाख में ये पेंटिंग बनवाई थी। जी पाकिस्तान में लीगल हंटिंग अलाउड है लेकिन अभी बहुत कम ट्रॉफीज़ और हमारा स्केल बहुत छोटा है। हमें इस स्केल को बढ़ाना चाहिए, हमें कम्युनिटीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। जिस मॉडल्स पे हम काम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद पंजाब में, बलूचिस्तान में, अब हमें इसको प्लेन इलाकों में भी फैलाना चाहिए और लोकल ज़िम्मेदार्स को साथ मिला के हमें उनको कुछ इंसेंटिव देना चाहिए कि जी आप वाइल्ड लाइफ बचाएं और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के हम कोई ऐसा मॉडल तैयार करेंगे और जल्द तैयार करेंगे जिसमें हमारी वाइल्ड लाइफ की बका भी हो और ये लॉन्ग टर्म हमारे बच्चे भी ये वाइल्ड लाइफ देख सकें और ये ख़त्म भी ना हो और फॉरेस्ट भी हमारा बढ़े। और फॉरेस्ट को हम ज़रूर इंशाल्लाह जो इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पे काम किया है इसके असरात आने वाले हम 5 सालों के बाद देखेंगे कि कितनी प्लांटेशन हुई है। और मैंने पर्सनली भी पिछले 5 सालों में कोई 1 लाख के करीब मैंने दरख्त लगाए हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, दोस्त अहबाब को और जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं मैं उनको कहता हूँ कि दरख्त लगाएं। एक तो ये सदका जारिया है, दूसरा जब दरख्त होंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ खुद ही बढ़ जाएगी और हमारी वाइल्ड लाइफ दोबारा रिवाइव हो जाएगी। जब एक दरख्त आ जाएगा तो उस पर चिड़ियाँ भी आ जाएंगी, उस पर मैना भी आ जाएगी, उस पर तोते भी आ जाएंगे, उस पर डव्स भी आ जाएंगी और उसके नीचे हिरन और पाड़े और नीलगायें भी आ जाएगी। मैं जी पसंद करता हूँ आइसोलेशन, खामोशी, और मैं ज़्यादा जंगलों को ज़्यादा पसंद करता हूँ और मोस्टली मैं बहुत फैसिनेटिंग, बहुत खुश रहता हूँ मैं जंगलों में और ख़ामोश जगहों पर मैं बहुत खुश रहता हूँ। नहीं जी, शिकारियों की सेहतें इतनी इजाज़त नहीं देती जितने शिकारी बदनाम हैं, इतने शिकारी बुरे होते नहीं हैं
और कोई भी शिकारी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपना यूरिक एसिड बढ़ा ले गेम मीट खा खा के। तो कभी कभी तो आप बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोटीन मीट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको खाना भी नहीं चाहिए। देखिए जी, ये एजाज़ी पोस्ट है और ये एक ऑनर की बात है कि आप किसी सूबे के एजाज़ी गेम वार्डन हो, तो ये बड़ी ऑनर की बात है। और इस सीट का मकसद है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिल के उनकी बेहतरी के लिए काम करना, वाइल्ड लाइफ की बेहतरी के लिए काम करना, और डिपार्टमेंट अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर रहा उनको बेहतर सजेशन देना, क्योंकि जो टेक्निकल और शिकारी लोग हैं वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि चोर को बेहतर पता है कि चोरी कैसे करनी है। तो जो शिकारी होते हैं उनको हर लूप होल का पता होता है कि जी आपने इसको कैसे बंद करना है। तो बेसिकली ऑनरी गेम वार्डन का रोल डिपार्टमेंट की हेल्प करना होता है। देखिए जी, वो हमारा काम है कि छापे मारना और इलीगल हंटिंग को रोकना, ये तो हमारे रोल में शामिल है और हम इससे तो कभी पीछे हट ही नहीं सकते। और ये तो पॉलिसी में शामिल है कि एजाज़ी गेम वार्डन ने डिपार्टमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंट करना है, उनसे बेहतर काम लेना है, उनसे बेहतर उनके साथ मिल के बेहतर काम करना है, और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में जो भी वसाइल हों उनको इस्तेमाल करना है। देखिए जी, कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ, बाकी मैं समझता हूँ कि अभी भी जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर सका, और लेकिन मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूँगा। जितनी मर्ज़ी तनकीद हो, जितनी मर्ज़ी जो हंटर्स हैं इल्लीगल हंटिंग करने वाले, वो डिफरेंट जितने मर्ज़ी हरबे कर लें, मैंने अपने मिशन से पीछे नहीं हटना और मैंने गैर कानूनी शिकार को हर सूरत रोकना है। अपने पम्फलेट सड़कों पे बांटे हैं। मेरा ख्याल है मैं वाहिद गेम वार्डन हूँ जो इस तरह के तरीके अडॉप्ट, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा वहाँ नंबर है, और मुझे आप ईमेल करें, मेरा ईमेल एड्रेस हर बंदे के पास अवेलेबल है, मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल है, मेरे स्टाफ के नंबर अवेलेबल हैं, और हमें पंजाब से जहाँ से भी कोई शिकायत मिलती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं उन वसाइल के अंदर रहते हुए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। आप समझते हैं कि पूरे पंजाब को एक 7 लोगों की टीम के साथ कंट्रोल करना और पहुंचना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा टारगेट है। बदर मुनीर ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है और आप उस पर मुझे सर्च कर सकते हैं। घर के एक अहाते में अपना म्यूज़ियम भी बना रखा है बदर मुनीर साहब ने। अपना म्यूज़ियम दिखाने म्यूज़ियम की तरफ लेकर गए। आए, आपको कुछ ट्रॉफीज़ में दिखाता हूँ, वो आए आपको ट्रॉफीज़ दिखाता हूँ कुछ। ये ब्लैस बक है अफ्रीका का, उसके बाद ये इम्पाला है और वो बुश बक है। ये तीनों मैंने साउथ अफ्रीका से हंट किए हुए हैं। ये ज़ेब्रे की टांगे हैं और इस पे एस्ट्रे बना हुआ है। ये अफ्रीका में ये काम होता है। आइवरी पे एलिफेंट्स के जो दांत होते हैं उस पे काम होता है। उसके अलावा ये इनके लेग्स जो हैं इनके लैंप्स बनते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। ये अफ्रीकन कुडू, ये कुडू के लेग्स हैं और ये उस पर एस्ट्रे बना हुआ है। ये सब कानूनी शिकार हैं और ये सब उन मुल्कों की इजाज़त से हैं जिन मुल्कों में शिकार कानूनी होता है और उसके कानूनी परमिट इशू होते हैं, और उसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं होती, वो उनके मुल्क के कानून के मुताबिक होता है। और लोगों को कॉन्सेप्ट गैर कानूनी शिकार का, लोग कानूनी शिकार को गैर कानूनी शिकार से जोड़ देते हैं, जो कि एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल है कि जो चीज़ कानूनी है आप उसको गैर कानूनी बना दें। जैसे कि ये अफ्रीका के सारे शिकार हैं, और इसके अलावा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कनाडा में ये एल्क मैंने एल्क मारा हुआ है अल्बर्टा में, कोई 12 साल पहले मारा था। और आप देखें कि जब कैनेडियन हुकूमत इजाज़त देती है, परमिट देती है, US गवर्नमेंट इजाज़त देती है और परमिट दे देती है आपको, और लीगली आप शिकार करते हैं, लोग उन कानूनी शिकारों को भी गैर कानूनी शिकार बना के पेश करते हैं। अच्छा बदर साहब, ये बताएं, आप वीडियो में बार बार लीगल हंटिंग की बात कर रहे हैं। एक हंटर सलमान खान भी हैं जो भारत में काले हिरन का शिकार करने के बाद आज तक फंसे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? वो इसलिए फंसे हुए हैं कि जी इंडिया में लीगल हंटिंग नहीं है, वो हंटिंग की इजाज़त नहीं देते।
तो उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि जब हुकूमत की तरफ से उनके पास कोई इजाज़तनामा, कोई परमिट नहीं था, कोई लीगल उनके पास कोई एक्सेस नहीं थी, तो उनको वो नहीं करना चाहिए, इसलिए वो इलीगल है। लेकिन जिन कंट्रीज़ ने हंटिंग के ऊपर टोटली बैन किया है, जैसे कि कीनिया है, कीनिया की वाइल्ड लाइफ भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। जब आप टोटल बैन कर देते हैं तो वहाँ पर पोचिंग बहुत बढ़ जाती है, जिसकी मिसाल है कीनिया, उसकी मिसाल है भारत में। एनिमल्स बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं और पिछले दिनों भारत ने भी, इंडिया ने भी ये एक्नॉलेज किया है कि जो पाकिस्तान का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन जो चल रही है कम्युनिटीज़ के साथ, वो बेहतरीन मॉडल है और बहुत कामयाब है, जिसमें हमारा मारखो और पंजाब उड़ियाल, आइबेक्स वगैरह शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान में भी काले हिरन मौजूद है और आपने कभी काले हिरन का शिकार किया? पाकिस्तान में अब काले हिरन जी इस वक्त नहीं है, शायद कोई 5-7 फोटाबाज के इलाके में वाइल्ड में हो। हमारे पास पार्क्स में ब्लैक बक हैं, वाइल्ड में अब ब्लैक बक हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। आपने कभी काले हिरन का शिकार किया? मैंने जी, जब पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 3 डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर लीगल हंट करवाया, उसमें मैंने परमिट लेके मैंने शिकार किया था रहीम यार खान में। और उसके बाद भावलपुर में पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने लीगल हंट करवाया था, जो कि पुराने मेल्स हो जाते हैं, जो मरने के नज़दीक होते हैं और ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहते, उस सरप्लस स्टॉक को इन्होंने निकाला था, तो वो ओपन छोड़ के हंट करवाए थे, उसमें मैंने परमिट लेके मैंने हंट किया था। ठीक है, अब आप हमें शेरनी तो आपने हमें दिखाई थी, अब आप हमें उसका शेर भी दिखाएंगे। जी आए जी। ये शेर है और इससे सर झुकाया हुआ है। ये अपनी फीमेल, जैसे कि मर्दों ने भी अक्सर सर झुकाया होता है, इसने भी सर झुकाया हुआ है। जी बिल्कुल, इसकी धाड़ ख़त्म हो गई है। जब इसने अपनी शेरनी को देखा है तो सर झुका लिया है और धाड़ भी इसकी बंद हो गई है। मुख्तलिफ, ये मैंने दोनों मुख्तलिफ जगह पर हंट किए हैं। 4 साल पहले मैंने हंट किया, साउथ अफ्रीका में मैंने हंट किया इसको भी। नहीं जी, ये शेर बड़ा मुश्किल से मैंने मारा है और इसको हेड शॉट मैंने मारा है। इस लाइन ने चार्ज किया था और इसको मैंने कोई 30 गज से मारा है। मोस्टली शिकारियों की स्टोरियाँ होती हैं कि जी शिकारी बड़े झूठ बोलते हैं, लेकिन ये जिस तरह मैंने मारा है, और मेरे साथ प्रोफेशनल हंटर भी था और उसके बाद उसने मुझे शाबाश दी है कि तुम आखिरी, अगर ये एक लम्हे में तुम फायर ना करते तो शायद ये हमें दोनों में से एक को मार देता। जी वो तो फिर अब आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है। अगर एक शेर आपके ऊपर हमला कर रहा है और आपको उसको मारने की इजाज़त भी है, और अगर आप नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेगा। ये हम जा रहे थे, इसको ट्रैक करते हुए जा रहे थे लॉन्ग ग्रास के अंदर, तो जब हम उस वक़्त हम ये पता लगा कि जब बिल्कुल शेर के सर के ऊपर हम पहुंच गए, और जब शेर को सरप्राइज़ मिला कि ये इंसान मेरे सर पे पहुंच गए हैं, तो फिर लाजमी बात है उसने एक दफ़ा गुर्रा के बताया कि हट जाओ। जब हम नहीं हटे तो फिर उसने कहा कि अब फिर मैं आपसे आपका हिसाब लेता हूं, और उसने चार्ज किया हम पे। ये कोई तीन दिन हम इसके पीछे फिरते रहे हैं जी। तीसरे दिन हमने इसको मारा है। ये 375 हॉलैंड से मैंने इसको मारा है, ब्रेन शॉट, और उसके बाद सेकंड शॉट जो है वो लंग्स में, तब ये उसके बाद ये गिरा। पाकिस्तान में तो जी शेर का शिकार कोई लीगल नहीं है, और हमारे पास शेर हैं भी नहीं पाकिस्तान में। यहाँ पर कोई इजाज़त नहीं है किसी किस्म की कि आप शेर मार सकें। और अफ्रीका में आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप आउटफिटिंग कंपनीज़ बनी हुई हैं, बेशुमार कंपनीज़ हैं। कोई नोन कंपनी आप देख लें और उसको सर्च कर लें, उसके बाद उनसे रब्ता कर लें, उनकी प्राइसिंग आप मंगवा लें, उनके साथ बारगेन कर लें और कमिटमेंट करके डिपॉज़िट भेजें, 1-2 साल बाद की उनसे बुकिंग कर लें, और फिर वो आपको, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है कि फॉरेनर्स को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे शिकार कराना है। वो आपको एयरपोर्ट से ले लेते हैं और एयरपोर्ट पे शिकार करवा के वापस आपको जहाज़ में बिठा देते हैं। देखिए जी, वो डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि ये ख़र्चा इसका डिफरेंट है। अगर तो जैसे कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, इंडस्ट्री बहुत डाउन जा रही है और हंटर्स नहीं आ रहे, तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है। और जब क्या कहते हैं हंटर्स बहुत बढ़ जाएं तो फिर उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। जी मैं बेसिकली तो एक बिज़नेसमैन हूँ, ये मेरा एक शौक़ है,
और ये शौक़ के लिए मैं करता हूँ। और ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, हंटिंग, ब्रीडिंग, गेम बर्ड्स ब्रीड करना, ये मेरा शौक़ है। मेरा जी एडिबल ऑयल का बिज़नेस है, फूड रिलेटेड बिज़नेस, मोस्टली फूड इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल ब्रीडिंग फार्म मेरे पास है और मैं आपको अभी ब्रीडिंग फार्म पे लेके चलता हूँ जहाँ पर रिलीजिंग पेन बनाए हुए हैं और वहाँ पर रिंग नेक फेजेंट काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो हम अभी चलते हैं वहाँ पर और वो आपको दिखाते हैं, फैसिलिटी दिखाता हूँ मैं। ये एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो आम बंदा है वो जब हंटिंग का लाइसेंस लेने जाता है या परमिट लेने जाता है उसको नहीं मिलता, और जो कुछ बासर शख्सियात हैं वो बहुत दफ़ा ले लेती हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि जी इसकी बैलेटिंग होनी चाहिए और ये इसका सबसे शफाफ तरीका बैलेटिंग है, ताकि इससे किसी को कोई एतराज़ ना हो कि किसी बड़े बंदे को ओब्लाइज किया गया है या किसी बंदे को रिपीटेडली वही परमिट दोबारा फिर इशू किया गया। परमिट भी दो किस्म के होते हैं। एक परमिट एक रेगुलर शूटिंग लाइसेंस होता है हमारा, जो कि सीज़न ओपन एरिया और ओपन जो तहसीलें हम नोटिफाई करते हैं जिसमें शिकार खुला होता है मुर्गाबी का या तीतर का। और ये जो परमिट होते हैं ये स्पेशल परमिट होते हैं जो सिर्फ गेम रिज़र्व के लिए होते हैं। और गेम रिज़र्व के परमिट मैं समझता हूँ कि उनकी बैलेटिंग होनी चाहिए, उसमें डिपार्टमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा और शफाफ पॉलिसी वो भी साफ नज़र आएगी। 25 साल से ज़्यादा अरसे का वसी तजर्बा है आपको। हुकूमत पाकिस्तान या वाइल्ड लाइफ वाले जब कोई इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं तो आपसे सजेशन भी लेते हैं और उन सजेशन पे अमल भी करते हैं या नहीं? देखें जी, ये एक एजाज़ी सीट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरे कहने पे और मेरी मुशावरत से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमने 2005 में स्टार्ट की पंजाब में, वो भी मेरे टेन्योर के दरमियान ही हुआ। तो करते हैं अमल दरामद। जब आप कोई बेहतर सजेशन दें हुकूमत को तो हुकूमत उस पर बिल्कुल अमल करती है, जो अगर वो प्रैक्टिकल हो तो। देखिए जी, मैं तो सबसे पहले कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करूँगा, ठीक है, जिस इलाके में शिकार है और जिस इलाके में शिकार नहीं है उनको बिठा के उनके साथ बात करके कि आप ये वाइल्ड लाइफ बचाएं। वाइल्ड लाइफ की एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। जब तक वाइल्ड लाइफ की वैल्यू नहीं होगी उसको कोई नहीं बचाएगा। जब उस वाइल्ड लाइफ से कम्युनिटीज़ को, लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा या उनका कोई मुफाद होगा तो तभी वो उसको बचाएंगे। तो हमने उनको उनका मुफाद भी देना है, हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है, कानून के दायरे कार के अंदर भी रहना है। इस फ्रेमवर्क के ऊपर अगर हम काम करें तो फिर हम कर सकते हैं। देखिए जी, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में आते हैं वो बग़ैर इजाज़त के तो आते ही नहीं। आप इसी तरह हैं कि आप कभी भी ये चीज़ नहीं सोच सकते कि मैं जाके अमेरिका में गैर कानूनी शिकार कर लूँगा। यहाँ पर तो सिफारिश या मामलात लोग बातें करते हैं, लेकिन आप किसी मुल्क में जाके तो गैर मुल्की हैं। इसी तरह जो गैर मुल्की हमारे मुल्क में आते हैं वो हमारे मुल्क में गैर मुल्की ही होते हैं और वो कानून को पूरा वो फॉलो करते हैं और जो हम उनको इजाज़त देते हैं वो उसके मुताबिक ही हंट करते हैं और उससे बियॉन्ड वो नहीं जाते। इसमें फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और कानूनी शिकार होना चाहिए जी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कानूनी शिकार का हामी हूँ और गैर कानूनी शिकार का मैं बिल्कुल उसको रोकने में हुकूमत के साथ हूँ और मेरी खुद भी पूरी कोशिश होती है कि मैं गैर कानूनी शिकार को रोकूँ। हमारी सज़ाएं काफ़ी कम हैं। अभी पिछले दिनों ही कैबिनेट ने कुछ सज़ाओं को इंक्रीज़ किया है, लेकिन वो अभी भी कम है। 2 साल तक कैद है, लेकिन मोस्टली क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है तो अदालतों से उन लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करवाना चाहिए और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फोर्स डिक्लेयर करवाना चाहिए
जब ये दो सूरतों के बाद मैं समझता हूँ कि हम बहुत बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकेंगे। जो अरबी हैं वो अपना शिकार वो खुद ही करते हैं और वो एक उनकी अपनी प्राइवेसी है, वो अपने फाल्कन्स के साथ वैसे सरकारी तौर पे हमारे अफसरान उनके साथ होते हैं ड्यूटी पे, उनको देखते हैं कि जो उनको लिमिट दी गई है उस लिमिट से वो ज़्यादा तो नहीं कर रहा है या कोई गलत जो चीज़ की उनको इजाज़त नहीं है वो तो नहीं मार रहा है, तो वो सारी SOPs वगैरह फॉलो होती हैं। तलोर जी हमारे पाकिस्तान में तो होता नहीं है, ये माइग्रेट करके आता है साइबेरिया से और कुछ ठंडे महीने यहाँ गुजार के ये वापस चला जाता है। तो ये शिकार मोस्टली सर्दियों में ही होता है और जब ये माइग्रेशन करके पाकिस्तान आती हैं तो फॉरेनर्स भी आके हंटिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। ये इस साल के सारे यंग हैं, ये कोई 2-2 महीने के बच्चे हैं सारे। देखें अब ये यहाँ से लेंथ यहाँ से लेकर वहाँ तक ये उड़ के जाते हैं, उड़ते रहते हैं। नेचुरल इनको एक तो ऊपर से सनलाइट मिल रही है, दूसरा ये है कि इनके पास चलने के लिए उड़ने के लिए बहुत लंबी जगह है। जितना ये उड़ेंगे जितना ये भागेंगे उतने इनके विंग्स मजबूत होंगे, इनके मसल्स मजबूत होंगे और इनकी फ़्लाइट अच्छी होगी। ये बेसिकली इनकी चोंच पे जो लगाए हुए हैं ये क्लिप्स लगाए हुए हैं क्योंकि ये एक दूसरे को काटते हैं। इनको इस वक्त हम पालक दे रहे हैं क्योंकि इनको ग्रीन्स ज़्यादा, ये बर्ड्स हैं हंटिंग के लिए, इनको हंटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये पेन्स हैं, ये लंबे पेन्स हैं जिसमें ये फ्लाई करते हैं और इनको हम ग्रीन फॉडर ज़्यादा देते हैं ताकि ये वेट गेन ना करें और विंग्स ज़्यादा मजबूत करें और इनकी फ़्लाइट अच्छी हो। 1300 फेजेंट हैं और ये सारे इस सीज़न के बच्चे हैं, ये 2 महीने के बच्चे हैं और ये इनका मकसद ये है इनको ब्रीड करवाने का कि हमारे लोकल बर्ड्स के ऊपर हंटिंग का प्रेशर कम हो और हमारे बर्ड्स बचे, हमारा तीतर, हमारी सिसी, हमारा चकोर बचे और लोग डाइवर्ट हों रेड लेग पार्ट्रिज की तरफ, बॉब वाइट क्वेल्स की तरफ और फेजेंट्स की तरफ। तो ये हमारी कोशिश है, 5-1 साल से हम ये कर रहे हैं और ये शौक़ बढ़ता जा रहा है लोगों में और शऊर आता जा रहा है कि हमने अपने वाइल्ड बर्ड्स को कैसे बचाना है। नहीं, ये इनको हम फीड भी देते हैं, बाजरा भी देते हैं, गंदम भी देते हैं और इनके स्पेशल डाइट है और ये इनके स्टमक के लिए इनको ग्रीन फॉडर जिसमें कि पालक, लूसन, बरसीन, मकई ये खाते हैं। ये इसके जो नाक के ऊपर ये जो क्लिप चढ़ा हुआ है ये इसलिए है कि ये दूसरे फेजेंट को मारे ना, क्योंकि इसकी आइज़ को ब्लॉक किया हुआ है हमने। अगर ये देखता है तो ये दूसरे फेजेंट को ये मारता है और ये बहुत सख्त जान परिंदा, ये दूसरे बर्ड को ये मार देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये क्लिप हम लगाते हैं ताकि ये एक दूसरे को काट ना सके। जी यहाँ पर और फर्दर अभी बॉब वाइट क्वेल्स आने हैं जो कि मेरे ब्रीडिंग फार्म पर इस वक्त ब्रीड कर रहे हैं और उनके इस वक्त एग्स की हैचिंग हो रही है और चिक्स भी काफ़ी सारे आ चुके हैं। वो जब 4 हफ्ते के होंगे तो फिर हम उनको इन पेन्स के अंदर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक साइकिल है, उसको आप पहले छोटे बॉक्सेस में रखते हैं, ब्रूडिंग करते हैं, उसके बाद आप फिर जब वो कोई 4 हफ्ते के हो जाते हैं फिर आप उनको इन पेन्स के अंदर शिफ्ट करते हैं। देखिए जी, मैं वाइल्ड लाइफ का म्यूज़ियम एक बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक बड़ी कमी महसूस की है कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में कोई वाइल्ड लाइफ के म्यूज़ियम नहीं है। इंडिया में बेशुमार हैं, सारी दुनिया में। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो कि उसकी बिल्डिंग बन चुकी है और बहुत जल्द ही हम उसको एक म्यूज़ियम का दर्जा दिलवा के वो पब्लिक के लिए खोलेंगे। जी बिल्कुल, ये अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ये अवेलेबल हैं और ख़रीद सकते हैं लोग, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और ये हमने एक ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस लिया हुआ है और ये कानूनी तौर पे हम इनको ब्रीड कर रहे हैं। यहाँ पर जी प्राइवेट ज़ू के बजाय प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म के लाइसेंस पंजाब हुकूमत देती है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे यहाँ पर पंजाब में हैं। और आप अपने ब्रीडिंग फार्म को किसी के लिए भी फॉर पब्लिक खोल सकते हैं और लोग उसको विज़िट कर सकते हैं। उसको बेशक आप प्राइवेट ज़ू का नाम दे दें या बेसिकली वो प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म्स ही होते हैं।
बदर साहब ये बताएं कि शेर की भी हमने बात की, हमने बात जो है वो हिरन की भी की, आपने हाथी का भी शिकार किया हुआ है? जी बिल्कुल, हाथी का भी किया हुआ है शिकार। हाथी का शिकार आपने कहाँ पे किया था? हाथी मैंने जी जिम्बाब्वे में हंट किया मैंने, जिम्बाब्वे में। और हाथी का शिकार और शेर के शिकार में कितना फ़र्क है? देखें जी, ये दोनों ही बिग गेम हैं और दोनों ही डेंजरस गेम में आते हैं। एलिफेंट भी डेंजरस गेम में आता है और लायन भी। हाथी और शेर के अलावा मैंने ये भी सुन रखा है कि आपने मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ा। देखें जी, जो कंट्रीज़ इजाज़त देती हैं और उनके पास वाइल्ड एनिमल जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वो उसकी कलिंग करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं, तो मैं उस मैनेजमेंट में उसका हिस्सा बनता हूँ और मैंने उसी हिस्से को बनते हुए मैंने क्रोकोडाइल भी हंट किया हुआ है। ब्राउन बियर का जो जॉ होता है वो बहुत मजबूत होता है। उसके अलावा आपका हिप्पो है, क्रोकोडाइल है, लायन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ के मालिक होते हैं। इसके अलावा हाइना जो है, हाइना के जबड़ा भी बहुत मजबूत होता है। बहुत शुक्रिया बदर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो है वो वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को आपने आगाह किया वाइल्ड लाइफ के बारे में और शिकारियों के बारे में भी आपने हमें आगाह किया। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो नाज़रीन हमारे शिकारियों के बारे में नहीं जानते, वो भी हमें बदर मुनीर साहब से जानने को मिली। नाज़रीन, आज जो है वो बदर मुनीर साहब ने हमें अपने शिकार के तजर्बे के बारे में भी बताया। उन्होंने हमें कहाँ कहाँ उन्होंने शिकार किए, जहाँ पे भी उन्होंने शिकार किए, एक बात पर उनका बहुत ज़ोर था, वो ये था कि आप जब भी कहीं भी शिकार करें, आप गवर्नमेंट से, हुकूमत से वहाँ पे इजाज़त लें और आप लीगल शिकार करें। हम अपने नाज़रीन के लिए इस तरह की मज़ीद शिकारियों से रिलेटेड और हंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो लाते रहेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान ज़िशान अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।